नमस्कार। आज की चर्चा महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, दहेज प्रताड़ना के मामलों से बचाव कैसे करें। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है। लोग दूर से ज्ञान देते हैं, पर यह बात भी सही है कि सच्चे हितैषी जो होते हैं उनसे सहयोग की उम्मीद होती है। दहेज प्रताड़ना के मामलों में बचाव के लिए हमें समझदारी से सक्रिय रहकर अपनी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। किसी भी तरीके से डरने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। दहेज प्रताड़ना के मामलों में इस समय भारत में रिपोर्ट के पहले विरोधी पक्ष को बुलाया जाता है, अर्थात पत्नी जो रिपोर्ट करती है वह ससुराल वालों के खिलाफ करती है, तो ससुराल वालों को उसकी रिपोर्ट के बाद बुलाया जाता है। तो उस समय जब पुलिस बुलाती है तो ससुराल वालों को थाने जाकर रिपोर्ट में जो भी बातें बताई गई हैं वो देख लेना चाहिए, और रिपोर्ट के कुछ समय पहले से ही एहसास हो जाता है कि कोई अनबन चल रही है जिसके कारण कोई झूठी रिपोर्ट की तैयारियां होंगी, तो शांति से पहले देख लेना चाहिए कि मामला आपसी बातचीत से हल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, या कोई परिवार के बुजुर्ग रिश्तेदार सहयोगी लोगों की काउंसलिंग से बात बन जाती है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में मामले का सामना करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। होता यह है कि रिपोर्ट के पहले ही फरियादी पक्ष जनरली ससुराल पक्ष के जो पारिवारिक गहने होते हैं वो भी ले जाते हैं और नकदी भी ले जाते हैं, और उसके कुछ समय बाद रिपोर्ट करते हैं। तो अभियुक्त पक्ष जिनको बनाया जाना है उनको ये सब मुद्दों पर अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, और जब पुलिस काउंसलिंग के लिए बुलाती है, अर्थात रिपोर्ट के पहले सच्चाई जानने के लिए, उस समय ये सभी बातें बता देनी चाहिए। और यदि उनको पहले से ज्ञान रहता है कि फरियादी पक्ष द्वारा कोई झूठी शिकायत किए जाने की संभावना है और वो ससुराल से गहने नकदी ले गई है, तो इस संबंध में पुलिस को समय रहते लिखित शिकायत कर देना चाहिए, और यह भी लिख देना चाहिए कि वो किस कारणों से प्रताड़ित कर रही है। जनरली देखा ये जाता है आजकल कि पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर लो, माता पिता भाई बहनों से अलग रहो, या अन्य कहीं कोई संबंध हो, इन कारणों से ये मामले बनते हैं। अन्यथा साथ में रहें और अच्छे से रहें तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, और गलत तरीके की सलाह से भी ये ऐसे मामले बनते हैं। तो वो इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, फरियादी पक्ष के द्वारा जो भी गड़बड़ी की जा रही हैं, उन सब बातों की सच्चाई को तत्काल सक्षम पुलिस थाने में और जो भी अधिकारी होते हैं जांच के संबंध में उनको बताना चाहिए। और उचित तो यह होगा कि समय रहते आप चाहे जितना भी कानून जानते हों, कोई अच्छे विधिक सलाहकार से शुरू से सलाह ले लेना चाहिए, और पूरी सक्रियता से शुरू से पुलिस की जांच के समय और अदालत में साक्ष्य के समय तैयारी से उपस्थित रहना चाहिए। तो जब थाने स्तर पर कार्रवाई होती है तो रिपोर्ट के पहले ये सब बातें बताना उचित रहेगा, और जो भी प्रमाण है वो देना उचित रहेगा। शादी के बाद आप पत्नी को अच्छे से रखे थे, उसे घूमने फिरने ले जाते थे, उसको जो भी आपने उपहार दिए थे वो साथ में ले गई है, और जब कभी वो बीमार हुई उसका उपचार कराया है। यह सभी दस्तावेज आप संभाल कर रखिए, और पुलिस को जांच के क्रम में उनके फ़ोटोग्राफ दीजिए और उनकी पावती पुलिस से लीजिए और उनकी जब्ती बनवाइए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखने में तो यह भी आता है कि दहेज प्रताड़ना के साथ फरियादी पक्ष घरेलू हिंसा, अलग से धारा 125 भरण पोषण का केस, और इन सब शिकायतों के बाद साथ में रहने के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, या तलाक के लिए धारा 13
का केस लगा देते हैं और कोशिश ये की जाती है कि सभी केसों में भरण पोषण के लिए राशि ली जाए, अलग से रहने के लिए मकान का किराया लिया जाए या मकान में अलग से हिस्सा रहने के लिए लिया जाए। ये सब बातें होती हैं। इनके लिए पूरी सजगता से, जिम्मेदारी से और परिवार के लोगों से सलाह करके, जानकार लोगों से सलाह करके तैयारी करने की ज़रूरत होती है। अब बात ये आती है कि ऐसे मामलों में कानूनी रूप से क्या करने की ज़रूरत होती है। तो पीड़ित पक्ष अर्थात मतलब ससुराल पक्ष के लोग जिनके खिलाफ मुकदमे बनवाए जाते हैं, उन्हें ऐसे मामलों में अगर रिपोर्ट के पहले तलाक से संबंधित कार्रवाई कर दी है तो वो सभी दस्तावेज पुलिस को जांच के समय दे देने चाहिए। और अगर पुलिस द्वारा चालान पेश किया जाता है अदालत में तो धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में रिपोर्ट और कार्रवाई को समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यदि मामले में चालान पेश किया जाता है तो चार्ज लगने के बाद गवाही की स्थिति आती है, तो उस समय आपको पूरी तैयारी के साथ गवाही का सामना करना है। फरियादी पक्ष की रिपोर्ट, गवाहों के बयान जो पुलिस लेख करती है, उनमें क्या क्या भिन्नता है, रिपोर्ट में कौन सी बातें नहीं लिखी जो बयानों में बाद में उन्होंने जुड़वाई हैं। फिर अदालत में जो गवाही होती है उस दौरान फरियादी और गवाह जो बयान लिखाते हैं उन पर आपकी ओर से आपके वकील के द्वारा सूक्ष्मता से, पूरी तैयारी से, स्पष्टता से प्रति परीक्षण में महत्वपूर्ण तात्विक बातें जो आपके पक्ष की हैं उनको रिकॉर्ड पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण होता है कि रिपोर्ट पुलिस बयानों में जो बातें नहीं लिखी हैं और अदालत में गवाह कहते हैं उनको महत्वपूर्ण लोप कहते हैं, ओमिशंस। और जो बातें रिपोर्ट और पुलिस बयान में नहीं है और अदालत में उनके विपरीत कथन किए जाते हैं उनको विरोधाभास अर्थात कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कब, कैसे, किसने प्रताड़ित किया, इस बिंदु पर आपके वकील को विशेष ध्यान देकर प्रति परीक्षण करने की ज़रूरत होती है। देखने में यह भी आया है कि फरियादी जहां ससुराल में रहती है वहां वे अड़ोस पड़ोस के लोगों से और ससुराल पक्ष के परिचित मित्र रिश्तेदारों से भी मिलती जुलती है और अपनी बातें करती है, किंतु पुलिस जांच में ऐसे व्यक्ति गवाह नहीं होते हैं। तो इसके संबंध में आपके अधिवक्ता के द्वारा प्रति परीक्षण में ये सब बातें अभिलेख पर लानी चाहिए और जांचकर्ता पुलिस अधिकारी से इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देकर सावधानी से प्रति परीक्षण करने की ज़रूरत होती है। शादी के बाद अगर कभी प्रताड़ित किया गया तो किसी रिश्तेदार, समाज के लोगों या कोई सामाजिक पंचायत में कभी कोई शिकायत की गई या उलाहना दिया गया और कोई समझौते की कार्रवाई हुई हो तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ऐसे मुद्दों पर वकील को पूरी जानकारी देनी चाहिए और वो इन सब मुद्दों को समझकर सावधानी से प्रति परीक्षण में उन सब बातों को रिकॉर्ड पर लाए जो ज़रूरी हैं आपके लिए। और जो मामले में जांच करता होता है उससे विशेष ध्यान देकर प्रति परीक्षण करने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद आती है बात कि आप के केस में जब अभियोजन की गवाही हो जाती है तो मुलजिम बयान लिए जाते हैं, तो उस समय जो विरोधी साक्षी हैं अर्थात पुलिस के गवाह हैं, फरियादी पक्ष के गवाह हैं, उनके बयानों के संबंध में अपनी बात को स्पष्टता से बताना ज़रूरी होता है, उनकी बातें असत्य बताना ज़रूरी होती है। और मामले में आप जो बचाव देना चाहते हैं उसके संबंध में वकील की सलाह से कथन करना चाहिए और जो सफाई गवाही देना चाहते हैं तो उसका कथन लिखाना चाहिए। इसके बाद आपको सफाई में अपने जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं उनके संबंध में
सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से गवाह अभिलेख पर लाकर वास्तविकता को न्यायालय को बताने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और सुदृढ़ साक्ष्य से अपने मामले को अपने पक्ष में सही बातें साबित करने के लिए गवाह देना चाहिए। माना यह जाता है कि किसी भी केस में जो फरियादी गवाह होते हैं और जो बचाव साक्ष्य होते हैं, उनमें उनकी विश्वसनीयता के आकलन में कोई अलग से मापदंड नहीं है। उनको एक से ही तरीके से आकलन किया जाता है और ज़रूरत होती है कि ऐसे मामले में आप जो भी वकील लगाएं उससे समय समय पर पूरी चर्चा कर लें। अब बात आती है कई बार कि कुछ ऐसे रिश्तेदारों के नाम लिखा दिए जाते हैं या पति जो बाहर कहीं नौकरी करता है तो वह हर पेशी पे परेशान करने के लिए उसको उपस्थित रहने की अपेक्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में वकील के माध्यम से जो कारण आधार है वो बताकर अदालत से अनुपस्थिति के लिए माफ़ी ली जा सकती है। और इस मामले के संबंध में दहेज प्रताड़ना से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग अर्थात न्याय दृष्टांत जो उनके पक्ष में उपयोगी हो सकते हैं उनको इस वीडियो में बताया गया है। और इस तरीके के मामले को लड़ने के लिए आपको एक सक्षम वकील को लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस संबंध में आप कैसा गुणवान वकील लगाएं, यह बात हमारे चैनल में दिए गए लिंक पर देख लें। उसमें शीर्षक दिया है अदालत मामलों में वकील कैसे करें। अब आप यह बताएं कि यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कितनी उपयोगी लगी। वीडियो में कई बातों से किसी मुद्दे पर कोई जानकारी या आपकी जिज्ञासा की और पूर्ति की ज़रूरत है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उसे स्पष्ट किया जाएगा। वीडियो की जानकारी उपयोगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।